कैसे हैं आप सब भैया। आज हम फिर देखेंगे संसद के कार्य ही विधि निर्माण। हम बात कर रहे थे ना विधि निर्माण, सामाजिक कार्य, सामाजिक परियोजना, इसके बारे में। तो इससे संबंधित ये एक और लेक्चर है। हमने ये देखा कि संसद विधि निर्माण का कार्य करती है। बिल्कुल, संसद के द्वारा विधि निर्माण का कार्य किया जाता है। परंतु हमने उसी लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में ये बात देखी थी कि संसद के अतिरिक्त रियलिटी पर में भूमिका किसकी होती है, आंकड़े किसके पास होते हैं, क्योंकि संसद के पास तो आंकड़े नहीं होते। तब किसकी भूमिका होती है, वहां पर कार्यपालिका आ जाती है, प्रशासन आ जाता है। तो इन सारे तंत्रों को मिलाकर एक विधि का निर्माण होता है। ऐसा नहीं है कि विधि निर्माण कोई आसान सी प्रक्रिया है जिसको बस मन में आया, सोचा और वो बन गई। नहीं, एक लंबी जटिल प्रक्रिया होती है, तब जाकर कोई एक विधि बन पाती है। समाज में किसी एक विधि का निर्माण हो पाता है और उसको लागू कर पाना, उसके बाद लागू करने की कठिनाइयां, तो एक बड़े स्तर पर काम किया जाता है किसी भी एक विधि के निर्माण के लिए। देखिए, संसद विधि निर्माण से अलग भी यहाँ पर ये बात समझाने की बात कही गई है कि संसद विधि निर्माण से अलग कार्य भी समय समय पर करती है। संसद का कुछ समय ही सिर्फ विधि निर्माण में व्यतीत होता है। अगर आप कहें कि क्या संसद पूरा समय या पूरा समय जो होता है, पूरा टाइम जो होता है वो सिर्फ विधियों के निर्माण में जाता है, इतना बड़ा काम है, नहीं। सिर्फ संसद का कुछ समय ही विधियों के निर्माण में लगता है, विधियों के निर्माण में व्यतीत होता है। और इससे अलग भी, यानी कि विधि निर्माण से अलग भी संसद के बहुत सारे और महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। विधि बनाने में अकेले संसद की अहम भूमिका नहीं होती, विधि निर्माण से में बहुत से निकायों की भूमिका होती है। संसद विधि बनाने की प्रक्रिया में एक भागीदार के रूप में कार्य करती है। यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि संसद ही मात्र ऐसी संस्था नहीं है, ऐसा निकाय नहीं है जिसके द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है। विधि निर्माण में अलग अलग संस्थाओं, अलग अलग निकायों की, मंत्रालयों की, कार्यपालिका की, न्यायपालिका की, सभी की अपनी एक भूमिका होती है। संसद मात्र एक भागीदार के रूप में कार्य करती है। जब कोई घर बनाते हैं, आप अकेले आप अपना घर बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। आप मिस्त्री को लाएंगे, लेबर लाएंगे और कहीं से ईंट उठाकर, ईंट की शॉप से ईंट के भट्टे पर जाएंगे, वहां से ईंटें लाएंगे, सीमेंट, कितनी सारी चीजों की जरूरत होती है एक इमारत बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। और सब अपनी अपनी भागीदारी देते हैं। जब सबकी भागीदारी होती है, सब अपना अपना काम करते हैं, अपनी भागीदारी देते हैं, तब एक घर का, एक संस्था का, एक इमारत का निर्माण होता है। तो यही कहा गया, एक विधि निर्माण में भी मात्र एक संस्था का हाथ नहीं है, वो भी एक भागीदार के रूप में कार्य करती है। जिस तरीके से घर बनाने में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, भागीदारी होती है, उसी तरीके से विधि निर्माण में भी बहुत सारे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। विधि सामान्य रूप से लागू किए जाने वाले नियमों का समूह मात्र नहीं है। आप क्या सोचते हैं? विधि आप ये सोचते होंगे या ये समझते होंगे कि विधि एक ऐसे नियमों का समूह है जो जिसके द्वारा हमारा देश चलता है, देश के शासन प्रशासन चलाया जाता है या चलता है, कार्य किया जाता है। नहीं, ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि एक नियम है, कानून है जिसके द्वारा देश चल रहा है या फिर शासन प्रक्रिया चल रही है। नहीं, मैंने आपसे पहले भी ये कहा, ये एक जटिल प्रक्रिया है। अब जटिल प्रक्रिया कैसे है, ये बात आप समझिएगा। विधियों का निर्माण का प्रारंभिक या शुरुआती चरण सामाजिक प्रवृत्तियां होता है। क्या बात कही गई है? जो विधि का निर्माण किया जाना है, जिस विधि को लाया जाना है, उसका सबसे शुरुआती, प्रारंभिक, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सामाजिक प्रवृत्तियां। अभी आप देखें, साइबर क्राइम के खिलाफ अगर कोई कानून बनाना है, पहले तो साइबर क्राइम जैसी कोई बात ही नहीं थी, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं उठता था, परंतु अब उठता है। क्यों उठता है? जब से हैकिंग होने लगी, निजता का हनन या मोबाइल हैक होने लगे, ये सारी चीजें होने लगी। साइबर क्राइम, जब से मोबाइल का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिससे दूसरे लोगों की जिंदगी में आप घर बैठे झांक सकते हैं, तो इस तरीके की, तो ये प्रवृत्तियां उभरी कहां से? समाज से उभरी। जब समाज से प्रवृत्तियां उभरी,
तब प्रशासन तक, शासन तक पहुंचे और उन्हें ऐसे लगा इस पर कानून बनाना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़े स्तर पर बात खराब हो सकती है। क्योंकि अगर साइबर क्राइम इस तरीके से बढ़ता रहा तो क्या होगा, घर बैठे कोई किसी को भी ब्लैकमेल कर सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। आप देखते हैं ना, बड़े स्तर पर हैकिंग की जाती है, यहीं बैठे बैठे किसी और के घर का हम सारा हाल पता कर सकते हैं। तो यही बात है। दूसरी सामाजिक प्रवृत्ति, आप देख रहे हैं अभी औरतों के खिलाफ छेड़खानी के औरतों के खिलाफ सारे इतने बड़े स्तर पर चीजें बढ़ रही हैं। औरतों के खिलाफ समय समय पर यह बात उठती रहती है कि कहाँ है औरतें, मतलब समाज में औरतों का स्थान क्या है। रेप के इतने बड़े स्तर पर मामले बढ़ रहे हैं बच्चियों के संग, छोटी छोटी 8 साल 10 साल के बच्चियों के साथ। तो ये क्या है, सामाजिक प्रवृत्ति, यानी कि समाज से शुरुआत हुई इन सब चीजों की और फिर सरकार को ऐसा लगा कि इसके खिलाफ कानून बनाना चाहिए। अगर कोई डर ही नहीं होगा, कोई कानून नहीं होगा तो किस तरीके से सजा दी जाएगी। तो किसी को भी सजा देने से पहले उस पर एक कानून लाना चाहिए पड़ता है कि इस कानून के तहत ये सजा दी जाएगी, तभी तो दी जाती है। तो यही बात की गई, सबसे पहले सामाजिक जो प्रवृत्ति है वही फर्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये बात आपने हमेशा सुनी होगी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और देश हो, राज्य हो या आपका जिला हो, क्षेत्र हो, सब में समाज होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जहां मनुष्य रहता है वहां समाज पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाएगा समाज। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एकता का भाव तो आप जानवरों में भी देख सकते हैं, परंतु अब ये कहा जा सकता है कि मनुष्य जो है ना, अब बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं जानवरों से भी, जिस तरीके की हरकतें हो गई हैं मनुष्यों की। तो सामाजिक प्राणी है, समाज से ही चीजें शुरू होती हैं। तो सबसे पहला स्टेप भी कहाँ से होगा, समाज से। समाज में आवश्यकता हुई जब इस तरीके की मनोवृत्तियां लोगों में बढ़ने लगी, औरतों के प्रति छेड़खानी की, उनके प्रति गलत व्यवहार की, रेप जैसे बड़े स्तर पर मुकदमे बढ़ने लगे, लोगों के अंदर डर खत्म हो गया। तो क्या हुआ, पहले जो कानून थे फिर उनको कड़ा किया गया संशोधन करके कि और डर पैदा हो। परंतु आज भी कहाँ, एक तमाचा सा लगता रहता है मुंह पर। कोई हाथरस वाला ही केस हुआ था और उसी दिन का न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिएगा, फिर कम से कम 4 से 5 न्यूज रेप के केस की ही थी। छोटी बच्चे के साथ, 8 साल की बच्ची के साथ, बुजुर्ग महिला के साथ, पता नहीं कहाँ समाज किस और चल रहा है। चलिए छोड़िए सब बात, हम इस पर बात करते नहीं, मुद्दे से भटक जाएंगे। क्या करें, गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है, इस तरीके की प्रवृत्तियां हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ ये तात्पर्य है कि जो सबसे प्रथम स्टेप होता है, प्रथम आवश्यकता होती है, वो समाज की प्रवृत्तियों से उत्पन्न होती है। विधियों का निर्माण का प्रारंभिक या शुरुआती चरण सामाजिक प्रवृत्तियां होता है। उसके बाद महसूस की जाने वाली पहली आवश्यकता, यानी कि पहली स्टेप क्या हो गया, सामाजिक प्रवृत्तियां, और उसके बाद जो सर्वप्रथम महसूस की जाती है, आप देखते हैं ना कई बार अध्यादेश के माध्यम से कानून लाया जाता है जब संसद के सदन नहीं चल रहे होते, क्योंकि वो सर्वप्रथम उन्हें ऐसा लगता है कि अब अगर कानून नहीं लाया गया, कानून लाना अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुरंत फर्स्ट स्टेप उठाया जाता है, बाकी प्रक्रिया बाद में करेंगे। पहले कानून बना दिया जाता है, फिर उसके तहत जितनी भी प्रक्रिया है उस पर विचार विमर्श या वाद विवाद है। तो यही बात कहा गई है कि जो भी महसूस हो फर्स्ट स्टेप, जिस भी तरीके का फर्स्ट स्टेप महसूस हो वो प्रथम स्टेप उठाया जाता है, फिर उसके बाद सारी प्रक्रिया की जाती है। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसको पुलिस थाने ले जाऊं, नहीं, पता नहीं इसका घर कहाँ है, ये कौन है, नहीं, अरे उसको चोट लगी है, खून बह रहा है, तो सर्वप्रथम आप क्या सोचेंगे कि पहले इसको चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास ले जाएं जिससे कि इसकी जान बच जाए। तो वो प्रथम आवश्यकता महसूस होती है। उसके बाद जब आप उसकी पट्टियां करवा देते हैं, उस बैंडेज करवा देते हैं, अगर जो भी प्रॉब्लम होती है वो सॉर्ट आउट हो जाती है उस समय की। क्योंकि अगर एक्सीडेंट हुआ है, चोट वगैरह लगी है, तो सबसे पहले है प्राथमिक उपचार। जब आप वो पूरा करवा लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि भाई पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट कराई जाए या उनसे पूछा जाए कि आप कहाँ से हैं, नंबर बता दीजिए, हम आपके घर वालों को कॉल कर दें। ऐसा तो नहीं है कि वो एक्सीडेंट हो रखा है, वो तड़प रहा है उपचार के लिए और आप पहले बोले कि बताइए पुलिस स्टेशन लेके जाना है, नंबर दो, आपके घर वालों को कॉल करें, वो आएंगे फिर आपको उठाकर लेके जाएंगे अस्पताल, नहीं ना। तो पहली आवश्यकता क्या होती है, आप पहले उसको उठाएं, उसको अस्पताल लेके जाएं, फिर उसकी ड्रेसिंग हो, उसके बाद की बाकी बातें होती है, सारी प्रक्रिया बाद की है जो भी होनी है।
तो विधियों का निर्माण का प्रारंभिक या शुरुआती चरण सामाजिक प्रवृत्तियां होता है। उसके बाद महसूस की जाने वाली प्रथम आवश्यकता, जो भी उस समय महसूस की जा रही हो कि तुरंत कानून लाना चाहिए, कुछ दंड दिया जाना चाहिए, जो भी महसूस की जा रही हो, पहली आवश्यकता। फिर उस पर कार्यवाही की मांग, यानी कि अब कार्यवाही की मांग होगी। फिर नीतियां बनाने वालों की धारणा, जो भी लोग, कोई एक इंसान तो नीति बनाता नहीं है, संसद में भी आप देखते हैं कितने सारे सांसद सदस्य बैठे होते हैं। तो नीतियां बनाने वालों की धारणा, उनका विचार, उनका मत तथा राजनीतिक शक्तियां यानी कि जो भी कितनी स्तर पर राजनीतिक पार्टियां हैं, संस्थाएं हैं, है ना, तो राजनीतिक शक्तियां व विभिन्न हितों वाले ग्रुपों की भूमिका, कंपनीज भी होती हैं। एक देश में जब कानून बनाया जाएगा तो देश के सभी लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, वो कारोबारी हो, वो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो या छोटा बिजनेसमैन हो, किसी भी स्तर का बिजनेसमैन हो, सामाजिक प्राणी हो, आम आदमी हो, सबका ध्यान रखकर कानून का निर्माण किया जाएगा। तो ये बात की जा रही है कि फिर नीतियां बनाने वालों की धारणा तथा राजनीतिक शक्तियां तथा जो अलग अलग इतने बहुत बड़े स्तर पर आप देखते हैं ना, संगठन होते हैं, ग्रुप होते हैं, तो उनके भी भूमिका। आपने एक नायक मूवी देखी है ना, नायक भूमिका में क्या बोलते हैं अमरीश पुरी जी, जब वो ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि सर हम लाठी चार्ज करें, भगाएं, नहीं, तो वो क्या कहते हैं कि नहीं, अगर स्टूडेंटों पर को लाठी चार्ज करते हैं, उन्हें भगाते हैं, तो वो हमारे इलेक्शन में, चुनाव में काम करते हैं, है ना, और अगर दूसरे पक्ष को कहते हैं तो वो हमें फंडिंग करते हैं। तो इसी तरीके से सबका ध्यान रखा जाता है। ये मैंने सिर्फ आपको एक उदाहरण देने के लिए बताया है। तो यही बात है, जब कोई नीति निर्माण किया जाएगा तो सभी का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि एक देश तभी चलता है जब आप सबके हित को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। मात्र एक सरकार से देश नहीं चलता जब तक जनता नहीं होगी। अब जनता भी हो, जनता के लिए काम नहीं होगा तो कैसे, भूखे मर जाएंगे। काम होगा कहाँ से, जब कंपनियां होंगी, कंपनियों के लिए भी कानून चाहिए। तो इस तरीके से सारी चीजें की जाती हैं कि सबका हित में हो, सबके हित में वो कार्य हो। तो सबसे पहले तो यही चीज देखी जाती है। उसके बाद जो विधेयक होता है उसके लिए भी प्रक्रिया है। देखिए अब क्या प्रक्रिया है। विधेयक का सबसे पहले प्रारूप तैयार करना पड़ता है। सबसे पहले शुरुआत, अगर आपको कोई चीज कार्य करना है तो सबसे पहले आप उसका फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, उसकी शुरुआत का तरीका बनाते हैं अपना। अगर घर में भी कोई काम करना हो, शादी हो या मकान बनवाना हो, कोई भी बड़ा कार्य करना हो, तो आप क्या करते हैं, एस्टिमेट तय करते हैं ना। सबसे पहले मोटा मोटा एस्टिमेट कि हाँ इतना खर्चा आ जाएगा, इस तरीके से ये चीजें करेंगे। फाइनल तौर पर क्या होगा, कैसे होगा, वो तो समय ही बताएगा, कम खर्चा होगा या ज्यादा होगा, परंतु एस्टिमेट तो आप पहले ही तैयार करके रखते हैं ना। तो ये बात कहा गया है कि विधेयक का प्रारूप तैयार करने वाली विधि तथा और अन्य विभागों की भूमिका, क्योंकि जिस से संबंधित कानून बनना हो तो उससे संबंधित विभाग भी होंगे, मंत्रालय भी होंगे, मंत्री भी होंगे, उससे संबंधित अन्य लोग भी होंगे। उन सब की भूमिका, उनका मत, उनका विचार, उनसे आंकड़े लेना, वो सारी बातें इस विधि निर्माण में मायने रखती है। सत्ताधारी दल यानी कि जिसका शासन है, और जो विपक्ष पार्टी है, जैसे अभी वर्तमान समय में बीजेपी का शासन है तो वो सत्ताधारी दल हो गया। विपक्षी कौन हो गया, कांग्रेस हो गई। तो सत्ताधारी व अन्य जितने भी दल हैं उनसे संबंधित ये सारी बातें, सत्ताधारी दल और अन्य दल, अलग अलग बहुत सारे बड़े स्तर पर आप देखते हैं बहुत सारे दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, और साथ ही साथ जो हमारा मंत्रिमंडल है उसकी भी बातें सुननी पड़ती हैं, उनसे भी विचार विमर्श करना पड़ता है, वो भी अपनी बातें रखते हैं। सदन के दोनों यानी कि संसद जो है हमारी, सदन जो है उसके दोनों सदन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, उनकी भी अपनी भूमिका होगी इसमें विधि निर्माण में, तथा उनकी समितियों और सदन भी, जो सदन है लोकसभा और राज्यसभा, वो भी समितियों का निर्माण करती है। कई बार अगर उन्हें ऐसा लगता है, कोई विषय ऐसा लगता है जिस पर अच्छी तरीके से उसका हर पहलू जांचना चाहिए, परखना चाहिए, तब वो समितियों का निर्माण करते हैं। तो सदन की भूमिका, और सदन अगर समितियों का गठन करती है तो समितियों की भूमिका, और फिर फाइनल लास्ट में आके राष्ट्रपति जी की भूमिका। आपको पता है कोई भी विधेयक
कानून का रूप, एक्ट का रूप तभी धारण कर सकता है जब वो दोनों सदन से पास होने के बाद राष्ट्रपति की उस पर अनुमति मिल जाए। जब राष्ट्रपति जी अपने साइन कर देंगे तभी वो विधेयक, एक्ट अर्थात कानून कहलाएगा। ठीक है। फिर नियम विनियमन बनाना तथा प्रशासन द्वारा वास्तविक क्रियान्वयन और विवाद की स्थिति में न्यायालयों के द्वारा व्याख्या तथा न्यायिक पुनरावलोकन। अब विधि निर्माण कर दिया, राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिए, कानून भी बन गया। अब कानून को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? कार्यपालिका करती है, परंतु कार्यपालिका भी नहीं करती। यहाँ पे क्या कहा गया है कि वास्तविक क्रियान्वयन, रियलिटी में कौन क्रियान्वयन करता है उन नीतियों का? वो हमारे शासन प्रशासन करता है। शासन प्रशासन को ये जो ऑफिसर होते हैं, यूपीएससी का आप पेपर देते हैं, अगर आप पास होते हैं तो आप सिविल सेवक बनेंगे, प्रशासन में जाएंगे और वही लोग नीतियों का रियलिटी में कार्यान्वयन करते हैं, वही लागू करते हैं। क्योंकि वो लोग 10 होते हैं, 15 होते हैं, 20, 25, 30 मंत्री होते हैं, परंतु इतने बड़े भारत में छोटे छोटे स्तर पर तक चीजें पहुंचाना, तो वो काम कौन करता है? तो प्रशासन। जब विधेयक, विधि अर्थात कानून फाइनल बन जाता है राष्ट्रपति के साइन के बाद, तब उसके कार्यान्वयन का कार्य देखा जाता है, कार्यपालिका देखते हैं। और कार्यपालिका अर्थात वास्तविक तौर पर कौन देखता है? प्रशासन। अब जब वो चीजें लागू हो जाती हैं, अगर फिर कोई कमी उभर के आती है और ऐसा लगता है न्यायपालिका को कि ये हमारे संविधान के विरुद्ध हैं या फिर इसमें कुछ ऐसी कमियां खामियां हैं, तो यहाँ न्यायपालिका की भूमिका भी उभरती है। तब वो क्या करती है? न्यायालयों के द्वारा उसकी व्याख्या की जाती है कि देखिए ये इस तरीके से होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये गलत है, संविधान के अनुरूप नहीं है। तो जो भी बातें होती है वो संविधान के तहत रहकर, संविधान को ध्यान में रखकर, संविधान की विधियों को ध्यान में रखकर न्यायालय व्याख्या करता है या फिर न्यायिक पुनरावलोकन करता है। तब जाकर अगर न्यायिक पुनरावलोकन में चीजें सही निकलती है तो वो लागू रहती है, नहीं फिर उनमें बदलाव किया जाता है। क्योंकि संविधान से ऊपर तो हमारे देश में कोई भी नहीं है। कोई भी विधि जो बनाई गई है उस संविधान के अनुरूप होनी आवश्यक है। अब फाइनल निष्कर्ष क्या होगा? इस तरह यह नहीं कहा जा सकता कि विधियों के निर्माण का कार्य कोई एक निकाय अर्थात किसी एक संस्था के द्वारा ही मात्र किया जाता है। हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि सिर्फ संसद ही विधियों का निर्माण करती है। तो यही कहा गया है कि इस तरह ये नहीं कहा जा सकता कि विधियों के निर्माण का कार्य कोई एक निकाय या संस्था के द्वारा ही या फिर किसी एक देश के व्यक्ति या किसी एक राज्य के व्यक्ति या राज्य की संस्था के द्वारा किया जाता है। संस्था या देश, राज्य का कोई एक अंग करता है ये कार्य, नहीं कहा जा सकता। देश को आपको पता है पॉलिटी में राज्य अर्थात देश, ठीक है, राज्य शब्द पूरे देश के लिए यूज किया जाता है। तो देश के तीनों अंग कौन से? विधानमंडल का कार्य विधि बनाना, कार्यपालिका का कार्य विधि को लागू करना, न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? उस पर व्याख्या करती है, देखती है कि चीजें संविधान के अनुरूप है या नहीं। वैसे तो शुरू में ही जब बन रही होती है तो बिल्कुल संविधान का ध्यान रखा जाता है, फिर भी कहते हैं ना गलतियां हो जाती हैं। तो राज्य अर्थात देश के तीनों अंग मिलकर, विधानमंडल, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका मिलकर विधि निर्माण में योगदान देते हैं। तो हमारा देश एक घर की तरह है और घर में एक अकेले से कार्य नहीं चलता। घर तब तक परिवार का रूप धारण नहीं करता जब तक उसमें सदस्य ना हो, आपस में प्यार ना हो, भावनाएं ना हो। और कभी कभी थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ भी होती है, तो हमारे देश में भी होती रहती है ना, परंतु हम क्या करते हैं? समझाते हैं, सुधारते हैं। हमारे देश के कानूनों का भी अर्थ किसी को दंड देना नहीं है, बल्कि उसको सुधारना है कि चीजें सुधर सके, वो अपने जीवन को सही तरीके से ला सके। परंतु क्या होता है, जब घर में माता पिता भी होते हैं, जब बच्चे को डांट डपट के नहीं मानते तब सजाई तो दी जाती है ताकि वो सुधर जाए, तो वो उनके भविष्य के लिए ही तो करते हैं। तो इसी तरीके से हमारा देश भी एक घर है। घर में हम सब नागरिक परिवार हैं, परिवार में आपस में प्यार होना चाहिए। परंतु समय समय पर चीजें उभरती रहती हैं, तो इसलिए दंड का भी प्रावधान है कानून के तहत। तो यहाँ यही बात की गई है कि जिस तरीके से एक घर में रहकर सभी परिवार के सदस्य आपस में भागीदारी देकर एक पूरे घर को चलाते हैं, क्योंकि पापा हैं, मम्मी का भी अपना भागीदारी होती है, घर का सारा काम देखते हैं। और आजकल तो बाहर भी जॉब के लिए जाते हैं। और फिर अगर बच्चे बड़े हैं, दादा दादी हैं, तो पूरे परिवार का अपना कुछ ना कुछ योगदान देता है। जिस तरीके रहता है ना परिवार में, सबका योगदान रहता है।
उसके बाद परिवार अच्छे से चल सकता है। इसी तरीके से देश में भी कानून निर्माण में इतनी सारी शक्तियां, मात्र आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक संसद के द्वारा, कार्यपालिका, विधायिका, हमारी न्यायपालिका, इन सब का, और इन सब में भी ये जो ग्रुप्स होते हैं, संगठन होते हैं, विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं, उनके अलग अलग मत होते हैं, इन सब का प्रमुख स्थान है विधि निर्माण में। तब जाकर कोई एक विधि का निर्माण हो पाता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।